26 साल की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, जिसकी उम्र 28 साल है, अपने पति के पास खड़े होकर रात के 1 बजे फैसला करते हैं दोनों कि अपने पति का वध करना है। दोनों फैसला करते हैं कि चाकू लेकर एक साथ हम दोनों हाथ पकड़कर उसी के पति का वध कर देना है। बीवी जरा भी घबराती नहीं है। बीवी अपने ही पति के दोनों हाथ काटती है, सर को अलग कर देती है। धड़ अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। फैसला यह होता है कि जो बॉयफ्रेंड है वो पति के दोनों हाथ और सर को बैग या कहे पॉलिथीन में बंद कर कर अपने घर लेके जाएगा ताकि उस पर काला जादू कर सके। बीवी मुस्कान भी उसी कमरे में रहकर काले जादू का जो शैतान है, जो एक मालिक है उस दुनिया का, उसकी पूजा करना चाहती है। लेकिन फैसला थोड़ी देर में ही बदल जाता है। फिर फैसला होता है कि इस लाश को ड्रम के जरिए ठिकाने लगाना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी ड्रम की तस्वीर है जिसमें 29 साल के सौरभ की लाश को ठूस ठूस कर रखा गया था। बदबू बाहर ना आए, सीमेंट की एक दो नहीं कई बोरियां इसके अंदर भर भर कर रखी गई थी ताकि किसी को सौरभ की लाश चाहकर भी नहीं मिले। इसके बाद क्या होता है, जैसी पुलिस को सारी जानकारी मिलती है, मुर्दा घर में इस ड्रम को लेके जाया जाता है। कैसे लेके जाया जाता है? बकायदा ई रिक्शा में इस ड्रम को रखा जाता है, उसी ड्रम में जिसमें एक लाश को रखा गया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर जब इसे मुर्दा घर में लेके जाया जाता है, पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए कि इस ड्रम को किस तरीके से काटें, कैसे लाश को बाहर निकालें। फिर ड्रिल मशीन लेके आई जाती है। उस ड्रिल मशीन के जरिए इस पूरे ड्रम को धीरे धीरे, ताकि लाश को कोई नुकसान ना पहुंचे, काटा जाता है। बड़े ही धीरे से काटने के बाद तब दोनों ड्रम का हिस्सा अलग होता है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तब जाकर 29 साल के सौरभ की उस मासूम की लाश को बाहर निकाला जाता है और पता लगता है इस पूरे कांड के पीछे एक काला जादू है। उस काले जादू की जो पुजारन है वो 26 साल की उसी की बीवी मुस्कान है और उसका बॉयफ्रेंड है। किस तरीके से इस पूरे कांड को रचा गया, सिर्फ और सिर्फ एक काले जादू की भगवान को खुश करने के लिए। इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको लेके चलेंगे उस जगह पर जहां पे मुस्कान ने अपने पति को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था। उस कमरे की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पुजारन ने अपने काले जादू के मालिक को किस तरीके से पूछती थी, दीवारों में पेंटिंग बनाकर हमेशा उसी की आराधना करती रहती थी। लेकिन आराधना करते करते इस काली दुनिया में इस तरीके से उसने अपना पैर पसारा। उसने सोचा कि मैं अपने पति को ही इस रास्ते से साफ कर दूंगी, तो काले जादू के जो भगवान हैं उनकी पूजा करेंगे। ले चलेंगे उस 26 साल की लड़की के दिमाग के, शैतानी दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी और किस तरीके से उसने एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग की, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको। तो आज इस पूरी वारदात को हम फ्रेम दर फ्रेम समझेंगे, क्योंकि आप सभी ने हर कहीं इस कहानी को सुन लिया होगा, लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से आज आप जानेंगे कि ये महिला, ये जो 26 साल की महिला है जिसका नाम मुस्कान है, ये कितनी क्रूर है। और इसकी क्रूरता का सबूत आपको मैं अभी दिखाती हूँ स्क्रीन पर। आप देखिए जो तस्वीर है ना, इसमें कितनी ही फक्र के साथ ये मीडिया के सामने अपना चेहरा दिखा रही है। आराम से जेल में जाकर आराम से किसका मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर, जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा, ऊपर कर। चलो हाँ तो देखा ना, इससे कोई शर्म है और ना ही लिहाज। मीडिया वाले साफ तौर पर जब इसे कहते हैं मुस्कान अपना चेहरा दिखाओ, तो बड़े ही फख्र के साथ अपना चेहरा ये दिखा रही है। इसे अपने किए पर कोई पछतावा है ही नहीं, जैसा मानो इसने कोई अवार्ड विनिंग काम किया हो। तो दरअसल आखिर मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ का कत्ल क्यों किया, जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, पूरे घर से बगावत करके जिसके साथ प्यार किया, जिस लड़के ने इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, जिस लड़के ने इसके लिए अपने परिवार, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ छोड़ दिया, आखिर उसी सौरभ राजपूत को मारने की जो साजिश है वो इस मुस्कान ने कैसे रची। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है उसको मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। दरअसल 2016 की बात है। उस वक्त जो सौरभ हैं वो मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे और इसी के चक्कर में इनके जो कई सारे राउंड थे वो विदेशों में लगा करते थे। अब अचानक एक रोज़ ये मेरठ आते हैं और मेरठ में इनकी मुलाकात मुस्कान से हो जाती है। मुस्कान से मुलाकात होने पर
एक नज़र में ये उनको भा जाती हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है और बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार इस कदर बढ़ता है कि दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब प्यार हो जाने के बाद ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए। शादी करने के लिए जब मुस्कान अपने घर पे बताती है तो कोई नहीं मानता। जो सौरभ हैं वो अपने घर पे बताते हैं तो भी कोई नहीं मानता। उनकी माँ, उनके पिता साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। लेकिन सौरभ इस कदर प्यार में पड़ चुके थे कि वो अपने परिवार से बगावत करते हैं और फिर कोर्ट मैरिज करते हैं। दोनों के परिवार खफा होते हैं, लेकिन जो लड़की मुस्कान का परिवार है वो फिर भी अपने दामाद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। पर इधर जो सौरभ की फैमिली थी वो इस शादी से नाखुश थी। उन्होंने अपने बच्चे यानी सौरभ को घर से निकाल दिया और कहा कि अब तू हमारा बेटा नहीं है, तुझे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके बाद सौरभ अपनी पत्नी को लेकर इंदिरा नगर के एक आसपास एक मकान पे किराए पे मकान लेता है और उसी मकान में रहने लग जाता है। मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन कुछ महीने बाद, करीब 7-8 महीने बाद, जो इनकी माताजी बता रही हैं मुस्कान की, उनका कहना है 7-8 महीने बाद ही उसने मेरी बेटी के लिए नौकरी छोड़ दी। यानी मुस्कान के लिए वो अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ देता है ताकि वो छुट्टियों पर अच्छे से अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रह पाए। इसी सिलसिले में इनकी एक बेटी होती है जिसकी अभी उम्र फ़िलहाल 5-6 साल है, जिसका नाम पीहू रखा जाता है। अब जब मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ता है सौरभ, तब वो लंदन में एक बेकरी में काम करने लग जाता है और महीने महीने की छुट्टियां लेकर घर आया करता। अब इधर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, 16, 17, 18 इतने साल जो साल हैं बहुत अच्छे बीते। फिर से जो सौरभ वो लंदन में होता है कि जो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जब भी मुस्कान है वो जब प्ले स्कूल जाती है तो 2019 में इसकी मुलाकात हो जाती है साहिल शुक्ला से। साहिल शुक्ला कोई और नहीं है बल्कि मुस्कान का क्लासमेट है जो 8वीं क्लास में इसके साथ पढ़ा करता था। और तभी इन दोनों की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हाय हेलो करते हैं। जैसे आप सोचिए आपको कोई पुराना दोस्त आपको मिल जाए तो आप भी उससे बातचीत करेंगे और कैसा है लाइफ में, सब कैसा चल रहा है। लेकिन मुस्कान इससे एक कदम आगे बढ़ जाती है। अब जिस मुस्कान को एक लड़के से प्यार हुआ था साल 2016 में, उसी मुस्कान को अब दोबारा प्यार होता है 2019 में अपने क्लासमेट से। जिस लड़के के लिए इसने अपने परिवार से बगावत की, अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की, उस प्यार को दरकिनार कर ये दोबारा प्यार करती है साहिल नाम के लड़के से। दोनों के बीच में रिलेशन बनते हैं, कई फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। अब लगातार जो साहिल है वो मुस्कान के घर आने लगता है किराए के मकान में, और ये सारी चीज़ें जो मकान मालिक हैं वो नोटिस कर रहे थे। अब एक रोज़ साल 2021 की बात है, जब जो सौरभ है वो लंदन से वापस आता है घर पे छुट्टियों पर, तो मकान मालिक बताते हैं कि देखो बेटा, बोलना नहीं चाहिए पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक लड़का है जो घर में आता है और तुम्हारी बीवी के साथ शायद उसके कुछ नाजायज़ संबंध हैं। अब जब मकान मालिक ये सारी चीज़ें कहता है तो मुस्कान से सौरभ सारी चीज़ें पूछता है, बहुत बहस बढ़ती है। फिर वो स्क्रीनशॉट भी देखता है, कई सारे मैसेजेस देखता है जो मुस्कान ने साहिल से किए थे, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जो एक पति पत्नी के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होती हैं। ये सब देखने के बाद सौरभ का दिमाग ख़राब होता है, वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ता है कि बातें तलाक तक पहुँच जाती है। अब इसी बीच मुस्कान क्या करती है, मुस्कान को लगता है कि सौरभ तो उसके हाथ से छूट रहा है, हो सकता है सौरभ उसे तलाक दे दे। इसे डर लगता है कि कहीं साहिल इसके हाथ से ना छूट जाए, तो ये एक बेहद घिनौना षड्यंत्र रचती है। दरअसल जो मुस्कान है, आप उसके दिमाग का अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कितनी घिनौनी औरत है ये। जब इसे लगता है कि सौरभ इसके हाथ से जा सकता है, तलाक हो सकता है, तब इसे पता लगता है कि जो साहिल की माँ है वो मर चुकी हैं और साहिल का जो विश्वास है वो थोड़ा मतलब कहते हैं ना अंधविश्वास फैला हुआ है। वो आत्माओं पर बिलीव करता है, भूत प्रेतों पर बिलीव करता है और इसीलिए वो एक स्नैपचैट पर अकाउंट बनती है जो साहिल की माँ के नाम होता है और साहिल की माँ मर चुकी हैं और उस अकाउंट के ज़रिए ये साहिल को आदेश दिया करती, ऐसे दिखाती कि तुम्हारी माँ अवतरित हो गई हैं, आसमान से आ गई हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें अच्छी राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी तरक्की उन्नति करने के लिए, और सारे मैसेज ऐसे ही लिखकर भेजती जिसे पढ़कर साहिल को लगता कि माँ उसको ऑर्डर दे रही है कि अगला स्टेप क्या करना है। अब जब भी इसे लगता कि इसे कोई काम कराना होता, ये साहिल को माँ के व्हाट्सएप से, जो माफ़ करिएगा, जो स्नैपचैट पर इसने अकाउंट बनाया था उसके ज़रिए मैसेज कर दिया करती और इसी का फ़ायदा उठाया इस औरत ने अपने पति का कत्ल करने के लिए। साहिल के दिमाग को भी ये अपने
तरीके से हैंडल कर रही थी, चला रही थी। अब इधर जब सौरभ और इनकी तलाक की बात पहुंचती है, धीरे धीरे अपने पति को मनाती है और सौरभ मान जाता है, क्योंकि सौरभ सच में मुस्कान से बेहद प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, जो सौरभ है वो फिर से लंदन चला जाता है जॉब पर और हमेशा इसको पैसा भेजा करता था हर महीने। इधर इसे लगता है कि क्यों ना अब मुझे अपने पति को मारना चाहिए, इसके दिमाग में आता है मुस्कान के, और ये नवंबर से प्लानिंग करती है, पिछले साल नवंबर से प्लानिंग कर रही थी किसी भी तरीके से मुझे इसे रास्ते से हटाना है। और रास्ते से हटाने के लिए बेहद बड़े बड़े प्लान बना रही थी। साहिल को ये अपनी जो इसने माँ का अकाउंट बनाया था स्नैपचैट पे, साहिल की माँ का जो मर गई थी, उन पर ये लिखकर भेजती है, उसी पर मैसेज भेजती है कि साहिल बेटा, अगर तुम मुस्कान से प्यार करते हो तो तुम्हें उसके पति को रास्ते से हटाना होगा, तुम दोनों को मिलकर उसका वध करना होगा। और साफ तौर पर लिखती है कि उनके जो टुकड़े हैं वो भी करने होंगे। इस तरीके से एक मैसेज बाकायदा भेजती है। अब साहिल जब वो पढ़ता है उसे लगता है माँ का आदेश है, और उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुस्कान ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन लड़की है, सबसे सुंदर लड़की है, मुस्कान ही ऐसी लड़की है जो तुम्हारे जीवन में आएगी तो तरक्की मिलेगी। अब जब साहिल को ये सब पता लगता है कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो लक है, मेरा सब कुछ मुस्कान से जुड़ा है, तो साहिल मुस्कान को पाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था, और इसीलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इधर 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, और इसी पर सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलह हो गई थी घर में, विवाद बढ़ गया था, जो सौरभ है वो इसीलिए सरप्राइज़ देने के लिए अपनी बीवी को लंदन से आता है। और जैसे मुस्कान देखती है कि अरे सौरभ आ गया है, तो उसके मन में आता है कि क्यों ना इसका मर्डर कर दिया जाए। अब 25 को बर्थडे पार्टी होती है, शराब वगैरह आती हैं, तो उसमें गूगल पर एक दवाई सर्च करती है जिसके ज़रिए इंसान जो है बेहोश हो जाता है, उसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। उसी के ज़रिए ये शराब में वो दवाई मिलाती है और सौरभ को पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन 25 तारीख को मर्डर प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि सौरभ कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो शराब पीना नहीं चाहता, वो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करना चाहता है और वो शराब नहीं पीता, और इसीलिए इन दोनों का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अब प्लान फेल हो जाने के बाद ये फिर से प्लान करते हैं। अब आती है तारीख 3 मार्च, और 3 मार्च को इनका प्लान सक्सेसफुल होता है। दरअसल जो मुस्कान है वो अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें करती है, बोलती है आज बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, कोफ्ते मंगाए जाते हैं, और कोफ्ते में फिर से वही दवाई डाल देती है। सौरभ जैसे ही वो दवाई खाता है, माफ़ करिएगा खाना खाता है, क्योंकि उसमें दवाई मिली होती है, तो उसकी जो तबीयत है थोड़ी बिगड़ने लगती है, वो सोने जाता है, और सोते सोते वो बेहोश हो जाता है, मतलब उसको अब कुछ होश भी नहीं रहता। समय होगा रात के करीब 12 से 12:30 बजे के बीच, जब जो सौरभ है पूरी तरीके से बेहोश होता है। अब ये जो औरत है मुस्कान है, इतनी शातिर है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कॉल करके कहती है आ जाओ, अब समय आ गया है। साहिल इसके घर पर पहुंचता है, दोनों एक चाकू लाते हैं। अब चाकू कैसे लाते हैं वो भी आपको पता लगेगा, और कैसे पूरा इंतज़ाम करते हैं। तो जो एक चाकू होता है, बड़ा सा चाकू होता है, उसके ज़रिए अब साहिल बोलता है कि देखो मेरे पास जो मेरी माँ का मैसेज आया उसमें लिखा है कि तुम्हें वध करना है, और अब तुम्हें ही वध करना होगा। तो जो साहिल है उसको एक एक चीज़ सिखाता है, कैसे चाकू पकड़ना है, क्या करना है, और फिर जो लेडी है, जो मुस्कान है, वो चाकू ऐसे पकड़ती है, उसी के ऊपर हाथ रखता है साहिल, और दोनों जो सौरभ सो रहा होता है, जो बिल्कुल होश में नहीं होता, बेहोश होता है, उसके सीने पर वार करते हैं। पहले एक बार चाकू मारते हैं, फिर 2, 3, 4 लगातार चाकू मारते रहते हैं, और ऐसे में हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। खून फैलने पर बाकायदा बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, ब्लीच पाउडर वगैरह ला के रखा होता है जिससे सफाई करते हैं, और फिर इसकी लाश को लेकर जाते हैं ये लोग बाथरूम के अंदर, वहाँ टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे किए जाते हैं, किस तरह से छुपाया जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, दीपक हर एक चीज़ समझाएंगे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब टुकड़े किए जा रहे थे, सबसे पहले हाथ काटे जाते हैं, फिर सिर काटा जाता है, उस वक्त जो मुस्कान है उसके चेहरे पर एक खुशी थी, उसे खुशी हो रही थी कि वो अपने पति का कत्ल कर रही है। और फिर आधी रात को, जब 3 और 4 की दरमियानी रात 1-1:30 बजे के आसपास जब ये लोग टुकड़े कर रहे थे बाथरूम के अंदर, तब होता ऐसा है कि पहले से एक जो महिला है, जो मुस्कान है, वो एक बैग लाकर रखती है जिसके अंदर जो सिर और हाथ है उसको बाहर रोककर बॉडी अंदर डाल दी जाती है उस बैग के, और बेड के अंदर रख दी जाती है। अब बेड में बॉडी रखने के बाद जो लड़का है, जो साहिल है, जो बॉयफ्रेंड है, वो अपने घर पर जो सौरभ का सिर कटा हुआ था और जो हाथ है वो एक थैली में रखकर लेकर जाता है अपने घर पर, और वहाँ सोने लग जाता है, और ये प्लान करता है कि कल को हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से ये चीज़ें छुपानी है। और सारी प्लानिंग करने के बाद आपको पता चलेगा वो अपने दोस्त से क्या बात करता है। सारी प्लानिंग करने के बाद वो अगली रोज़ अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना है, जैसे सीमेंट हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ड्रम हो गया, इसका इंतज़ाम किया जाता है और बाकायदा लाश रख दी जाती है। पूरी प्लानिंग, मर्डर को कैसे छुपाते हैं वो आपको समझाया जाएगा, उससे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देती हूँ। दरअसल जब ये अपने पति का कत्ल करती है
तो कत्ल करने के बाद अपनी एक रोज़ पहले, माफ़ करिएगा, जो सौरभ था वो अपनी बच्ची को, पीहू को, अपने ससुराल छोड़कर आ जाते हैं। और उसी लिए जो महिला है, जो ये लेडी है मुस्कान, ये करीब 12 तारीख को, मतलब इतने दिन कत्ल करने के बाद 4 तारीख को पूरा मर्डर होता है, पूरी लाश छुपाई जाती है, 5, 6, 7, 8 इतने दिन बीत जाते हैं। 12 तारीख को अपनी माँ के पास जाती है, बोलती है माँ मैं और सौरभ मनाली घूमने जा रहे हैं, और 54,000 जो इसके पास पैसे थे उसके ज़रिए बुकिंग करती है। ये साहिल के साथ जाती है मनाली, वहाँ घूमती है और सौरभ का फ़ोन ले जाती है, और उसके ज़रिए देखिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ जो स्क्रीनशॉट हैं, इन स्क्रीनशॉट को, ये जो आप देख रहे हैं ये वो मैसेजेस हैं जो सौरभ के फ़ोन से ये उसके घर वालों को कर रही थी, ये अपने घर वालों को कर रही थी, या सौरभ के कोई जानकार है उनको कर रही थी, ताकि किसी को भनक तक ना लगे कि सौरभ कहीं गायब है। ये एक तरीके से सौरभ को एक्टिवेट करके रख रही थी कि सौरभ अभी भी लोगों के आसपास, लोगों से कनेक्टेड है। और वहाँ घूमते घूमते अचानक जब इसके पैसे ख़त्म होते हैं तभी अपनी माँ को कॉल करती है और माँ से बोलती है कि माँ मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, सौरभ का एटीएम चल नहीं रहा, बताओ क्या करूं। इस पर जो माँ है वो रिप्लाई करती है कि देखो अगर तुमसे एटीएम नहीं चला तो सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम उससे मांग लो या उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा एटीएम कैसे चलेगा। इस पर वहाँ से वो फ़ोन पर रोती है और बोलती है माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब माँ रिप्लाई करती है कि देखो बेटा जल्दी से वापस आ जाओ, तुम मेरठ आओ, मुझे तुमसे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ये मेरठ आती है 17 तारीख को, रात को पहुंचती है, अगली रोज़ अपने माँ के पास जाती है और रोते रोते कहानी बताती है। अब इसी बीच जब पिता से पूछा जाता है तो पिता बताते हैं कि वो एक रोज़ जब इसके घर पर गए जहाँ पर ये किराए पर रहती तो उन्हें बदबू आई थी। आप एक बार सुनिए कि पिता क्या कह रहे हैं। एक बार मैं रूम में पहुंच गया था तो मुझे वहाँ स्मेल आई, उस स्मैक की होती है ना जो सिगरेट में भर के पीते हैं। मैंने ये क्या हो रहा है, कह रहे नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, कोई बराबर में कर रहा होगा तो यहाँ आ रही है, ये पता। तो देखा, पिता खुद ये बता रहे हैं कि जब वो एक बार घर पर जाते हैं तो उन्हें बेहद बदबू आए और वो अपनी बच्ची से पूछते हैं कि बेटा आखिर क्या हुआ। तो वो बोल देती है हो सकता है पापा पड़ोस में कोई काम चल रहा हो, गंदी कोई मच्छी कट रही हो, कुछ हो रहा हो, इस वजह से स्मेल आ रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सौरभ के बारे में पूछा जाता तो बोलती है कि वो तो लंदन में है, वो तो वापस आए ही नहीं। अब इतनी सब चीज़ें हो जाने के बाद एक बार आपको ज़रूर सिलसिलेवार तरीके से सुनना चाहिए कि जो माँ है वो क्या कह रही हैं, जो पिता है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने अपनी बच्ची की पोल खोली, अपनी बेटी की पोल खोली, और पोल खोलने के बाद उसे घसीट कर पकड़ कर पुलिस स्टेशन लेकर गए और कहा कि तेरी जगह यहीं है, तुझे फांसी होनी चाहिए। मेरे से बात हुई थी उसकी 12 बजे। उसने वीडियो कॉल करी थी, मम्मी पीहू से बात करवा दो। पीहू से बात करने के बाद उसने मेरे से कहा, रोने लगी, क्या, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, लड़ाई हुई है दोनों की, तुम वहाँ 15 दिन से थे। तो कह रही मैं आके बताऊंगी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जा। 4 बजे आई, उसने ये सब हमें बताया। कैसा फिर आप थाने लेके पहुँचे? हम उसे थाने लेके पहुँचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज़ में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, हमारे घर का भी बच्चा जाएगा तो हम भी यही करेंगे जो उसके घर वालों ने करा है। तो कभी जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे, बहुत अच्छा था वो। आपकी बेटी ने क्यों धोखा दिया, मतलब क्या ऐसी वजह रही? वो 2 साल से अलग रह रहे थे, मतलब वो लंदन चले गए थे, नेवी का काम था उनका, तो अलग अकेले रहती थी वो, हमारे साथ भी इसलिए नहीं रहती। हमने सौरभ से भी कही थी ये बात कि सौरभ आप जा रहे हो, उसे हमारे पास छोड़ के जाओ, लेकिन वो पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती थी उन्हें कि वो उसी के कहने में चलते थे। अपने घर वालों की भी नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी सुनी, इतना प्यार करते थे उससे। अच्छा, क्या बेटी ने नहीं कहा कि पुलिस को मत बताओ? बेटी मैंने कहा पहले कहानी दूसरी सुनाई थी, पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में तो मेरे से ये बोली पापा मैंने सौरभ को ख़त्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया, आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे। मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई? जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना? मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं? फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया, मैंने कि चल उन्होंने करा है, तू मेरे संग चला।
मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कहा बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। तो क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज़्यादा नहीं मान। प्रमोद जी, कैसे पता चला आपको और कैसे आप थाने पहुंचे, क्या आप ज़रा पूरा बता दीजिए। ये 17 तारीख को 10 बजे आई थी, जब कोई ने हमसे संपर्क नहीं कहा, बस ये बताती कि ये आ गई है रूम पर। ठीक है। तो सुबह 12 बजे के करीब ये मेरी वाइफ के मोबाइल पे बात करी इसने। ये कह के क्या गई थी यहाँ से? ये कह रही थी कि सौरभ ने गाड़ी कर ली है और हम घूमने जा रहे हैं। इसकी बेटी का पेपर था। हमने कहा पेपर क्यों छुड़वा रहे हो? कि मैंने स्कूल में बात कर लिया, हम आके दिलवा देंगे। ये कह के और ये चली गई। ये गए हैं 18 को, नहीं 5 तारीख को। फिर 17 को वापस ही आए। 17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर आई है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करी है फ़ोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आकर बताऊंगी सब। वो 4 बजे आई है। उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कह रहा था? उसका उसका फ्रेंड। इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये 8th क्लास में तो क्लास फेलो रहे हैं जी। और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को। और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी छोड़कर आ गया था इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम। और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगी यहाँ से। तो वो इसे फॉलो करके ले गया। अच्छा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी नशा करती है या साहिल के साथ में ऐसा भी काम कर सकती है? नहीं जी, पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला है, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए हैं अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। और इसने जब मेरे को कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। यानी कि उसने जो हत्या की है सिर्फ नशा करने के लिए की है, सौरभ रोकता था उसको? सौरभ रोकेगा। अच्छा, सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। आपसे बात हुई थी? 28 साल का साहिल पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन दिमाग में उसके गोबर भरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काले जादू के नाम पर उसी के साथ जो उसकी क्लासमेट है किस तरीके से उसका बेवकूफ बना रही थी, ये उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था। एक माँ जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, एक ऑनलाइन आकर उसे कहे कि बेटा तुम्हें उस लड़की से प्यार करना है, वो लड़की बिल्कुल सती सावित्री है, तुम्हें उसी से शादी करने की जरूरत है और उसी के पति को रास्ते से हटाने की जरूरत है। वो सारी बातें जो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान और साहिल के बीच होती थी, माँ उसे चैट के जरिए बताती कि देखो दुनिया में कोई भी दिक्कत आ जाए मुस्कान ही उसका हल है। और ये हल कुछ इस तरीके से काम करने लग गया कि साहिल को लगा कि साक्षात माँ स्वर्गलोक से लौटकर एक फोन के अंदर बैठ चुकी हैं और फोन के जरिए आदेश दे रही हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना है। ऐसी तो मानसिकता होती जा रही है हमारे यंगस्टर्स की कि जो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास, भूत प्रेत और काले जादू में कुछ इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो काले जादू का जो चीज था, इस कारण साहिल को लत लग जाती है ड्रग्स की, लत लग जाती है दारू पीने की, लत लग जाती है सुबह से लेकर शाम तक नशे में रहने की। हम जब मुस्कान के घर के अंदर गए तो हमने देखा कि वहां पर 1 2 नहीं
कई सारे बियर के कैन पड़े हुए थे। मायने ये कि मुस्कान और साहिल अक्सर दारू के नशे में चूर रहते थे, उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। खुद मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़ के आ चुकी है क्योंकि उसे साहिल के साथ अय्याशी जो करनी थी, और इस अय्याशी के लिए उन्होंने बिल्कुल एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि पति नाम की जो चीज है उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और इस पति नाम के चीज को रास्ते से हटाने के लिए प्लान कुछ इस तरीके से बनाया गया कि देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि दोनों ने चाकू एक साथ पकड़ा और फैसला किया कि वध कर देते हैं। एक सोए हुए एक बेहोश इंसान को जब मार रहे थे तो उन्होंने कूलर ऑन कर दिया था घर का, ताकि कोई भी आवाज बाहर ना जाए। अब यहां पर आप सोचेंगे कि घर के अंदर एक लाश को काटने वाली चाकू कहां से मिली इन दोनों को। तो याद रखिए, ये जो मुस्कान है, जो 26 साल की जो लड़की है, इतनी शातिर है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को कठपुतलियों की तरह नचा रही थी, खुद ही मैसेज कर रही थी अपनी उसकी मां बनकर स्नैपचैट के जरिए। अभी जो लड़की है मुस्कान, ये चाकू कैसे खरीदने जाती है? अब क्योंकि साहिल और मुस्कान ने ये फैसला किया कि देखो, अगर हम कहीं एक ही दुकान से सारा सामान लेंगे तो पुलिस को शक हो सकता है, इसलिए एक काम करो, दूर जो कोई दुकान हो वहां पर जाओ, वहां से चाकू और हथियार लेके आओ। अब जो मुस्कान है 26 साल की है, इसका दिमाग ऐसे तो काम नहीं करता है, लेकिन जब ये दुकान में गई तो दुकानदार से कहा कि जरा मुझे चाकू दिखाइए। दुकानदार एक चाकू रखता है 50-60 रुपए वाली, तो मुस्कान कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे इससे और बड़ी चाकू दिखाइए। दुकानदार फिर उसे 150-200 वाली चाकू दिखाता है, वो कहती है मुझे इससे भी काम नहीं होगा, मुझे और बड़े चाकू दिखाइए। ऐसा करते करते उसे 800 रुपए का चाकू पसंद आता है। अब सोचिए, 50-60 रुपए वाला जो चाकू होगा और जो 800 रुपए वाला चाकू होगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। दुकानदार पूछता है कि मैडम आपको इस चाकू का करना क्या, ये चाकू तो बहुत धारदार है। मुस्कान क्या जवाब देती है? मुस्कान कहती है कि देखो, मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक है, और क्योंकि जिस तरीके से बाहर जो चिकन और मटन को काटा जाता है वो मुझे पसंद नहीं आता, मैं चाहती हूं कि खुद ही चिकन को काट कर खुद ही उसे पकाऊं और खुद ही खा लूं। अब इस तरीके के जवाब को सुनकर दुकानदार भी हैरत में था, लेकिन उसे क्या पता था कि बीवी अपने ही पति को काटकर कुछ उसे पकाने का मन बना चुकी थी। अब यहां से पहली बार मुस्कान के हाथ अपने पति को मारने वाला चाकू उसके हाथ लग जाता है, और बड़ी खुश मन से वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। प्लान तो बनता है कि पति को बर्थडे वाले दिन ही निपटा दो, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो उनका हालत खराब हो जाती है कि मना कर देता दारू पीने से। लेकिन महज एक हफ्ते के अंदर दोबारा प्लान एक्टिव किया जाता है। इस एक्टिवेट करने के बाद जिस तरीके से जब दोनों हाथों को काटा जाता है और सर को काटा जाता है, तो मुस्कान पूछती है साहिल से, क्या हमें इसके सर को काटने की क्या जरूरत है? तब साहिल कहता है कि देखो, वध करने के लिए कहा गया, वध में सर अलग कर दिया जाता है। जो शैतान है, काले जादू के जो शैतान है, वो तभी खुश होंगे जब हम तुम्हारे पति के सर को उन्हें सौंप देंगे, उनकी दोनों कलाइयों को, हाथों को, सर को सौंपेंगे, तभी काले जादू के जो शैतान है, जो राजा है, महाराजा है, वो खुश होंगे, तभी हमारी उन्नति होगी, हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। ये है 29 या 28 साल के जो लड़के हैं, ये इस तरीके की अगर बात करें तो सोचिए हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और उस पर जो मुस्कान है वो तैयार हो जाती है। जिस तरीके से जब उसकी लाश को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता, मुस्कान उसी कमरे के अंदर खड़े होकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो पति रास्ते से हट चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ खुद साहिल और मुस्कान आने वाली जिंदगी में एक साथ रहेंगे और बिताएंगे, और हर रोज ड्रग्स और बियर पिएंगे और जिंदगी उनकी मौत से कटेगी। लेकिन बारी आती है कि जिस तरीके से शैतान को खुश करने के लिए काले जादू के नाम पर साहिल फैसला करता है कि मैं सर को और दोनों हाथों को, कलाइयों को ले जाकर अपने घर ले जाऊंगा। मुस्कान पहले तो मान जाती है, मुस्कान को ठीक है लेके जाओ। फिर उसने पूछा कि इस धर का क्या करना है, मतलब बॉडी का क्या करना है। बॉडी का उन्होंने जानबूझकर बिस्तर के अंदर छुपा दिया। अब जिस तरीके से जो साहिल अपने घर चले जाता है, मुस्कान उस घर के अंदर अकेले मौजूद थी। ये जो घर देख रहे हैं, इस घर के अंदर अकेले अपने पति की सिर कटी लाश के साथ, हाथ कटी लाश के साथ उसी घर पर सोने जा रही थी। फिर उसे लगा कि काले जादू की मैं तो पुजारन हूं, लेकिन मुझे अब डर भी लगता है। अब इस डर की वजह से वो रात को साहिल को फोन करके कहती कि देखो, मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मेरे पति की जो सिर कटी लाश है, हाथ कटी लाश है, वो इस घर में मौजूद है, मैं इस घर पर नहीं रह पाऊंगी। अब रातों रात फैसला होता है कि मुस्कान साहिल के घर पर जाएगी, जो कुछ दूर पास ही था। मुस्कान साहिल के घर जाती है, दोनों वहां पर आराम से गुलछर्रे उड़ाते हैं,
शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर अगले दिन फैसला करते हैं कि दोबारा अपने घर पर चलकर देखते हैं कि जो हमने कल रात को जो गंदा काम किया था, जिस वजह से हमारे आने वाली जिंदगी अच्छी हो सकती है, जरा देख के आए कि उस कमरे की हाल क्या है। उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। हर एक धब्बे को साफ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर लाकर एकदम कोने कोने को साफ किया जाता है। अब इन्हें लग रहा था कि देखो सर तो हमने अलग कर दिया, हाथ भी अलग कर दिया, बॉडी को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी को अगर जलाएंगे तो बदबू से आसपास के लोगों को पता लग जाएगा। फिर ये जो साहिल है वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि किस तरीके से मैं अपने दोस्तों से पूछूं कि जो लाश को कैसे गाड़ा जाए। ये अपने दोस्तों से जाके क्या पूछता है कि देखो जो हिंदू रीति रिवाज है ना, उसमें जो फूल पत्तियां होती हैं उसे मैं नदी में नहीं फेंकना चाहता, वो पोल्यूशन होगा वहां पर। कुछ ऐसा ट्रिक बताओ कि जिससे फूल पत्तियां जमीन के नीचे आराम से दफन की जा सके। अब इसके बाद दोस्त कहते हैं कि फूल पत्तियों के लिए तुम्हें कितना ही खड्डा खोदने की जरूरत है, थोड़ा सा खोदो और डाल दो। तो बार बार अपने दोस्तों से ये कहता है कि नहीं, मुझे ना थोड़ा सा और गहरा खड्डा खोदने की जरूरत है। इसमें दोस्त मजाक के पूछते कि तुम्हें ऐसा कौन सा जानवर खड्डे के अंदर डालना है, फूल पत्तियां ही डालनी है, कहीं भी खोदो और डाल दो। तो कहता है साहिल कि नहीं यार, मान लो कि मुझे लाश को ही जमीन के नीचे गाड़ना है, तो इस पे हमें कितना फीट खड्डा खोदना चाहिए। अब जब दोस्त सुनते हैं कि यार साहिल कैसी बात कर रहा है, वो साहिल को डांटते कि तू पागल हो गया है क्या, कैसी बात ही कर रहा है कि लाश को तुम्हें गड्ढे के अंदर डालना है। तो साहिल उनकी बातों को काट देता है। साहिल दोबारा उस कमरे में आता है, मुस्कान को देखता है और लाश को देखता है कि इस लाश के साथ अब करे तो करे क्या, क्योंकि बदबू आएगी, इस लाश को बाहर ले नहीं जा सकते, तो करे क्या। फिर इनको ध्यान में आता है कि बगल में घर के अंदर ही एक ड्रम रखा हुआ है। इस ड्रम के अंदर उन्हें सोचा कि इस लाश को इस ड्रम के अंदर पैक कर देंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन अगर ड्रम के अंदर पैक करेंगे तो बदबू जरूर आएगी। तो नमक डाल देते हैं, नमक डालने से लाश जल्दी गल जाएगी, लेकिन उससे भी क्या होगा कि ये गलने से आसपास के लोगों को भनक लग जाएगी। तो फैसला किया गया कि इस लाश को पत्थर बना देते हैं, कंक्रीट के नीचे इसे दबा देते हैं। और इस कंक्रीट को लाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई उसी को, बीवी को, मुस्कान को। और कहा गया एक काम करो, साहिल ने कहा कि एक काम करो, तुम सीमेंट का एक पैकेट ले आओ ताकि किसी को शक ना हो। अगर मैं लेने जाऊंगा तो किसी को शक हो सकता है कि मैं तो कौन से मजदूरी वाला काम करता हूं। अगर एक बीवी लाएगी तो तुम बता देना घर पे छोटे मोटे काम था। मुस्कान सीमेंट का बैग लेने जाती है अपने ही पति की लाश को गाड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही एक पैकेट सीमेंट की बोरी लेकर आती है, साहिल उसे डांटता है कि यार तुम कैसी बच्ची हो क्या, तुम्हें यह नहीं पता कि एक लाश को गाड़ने के लिए एक पैकेट सीमेंट से क्या होगा, मुझे 2 से 3 पैकेट और सीमेंट की जरूरत है। इसके बाद वो दोबारा जाती है उस दुकान पे, 2 से 3 पैकेट और सीमेंट का लाती है। फिर दोनों मिलकर बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उस पति की लाश को, या कहे सौरभ की लाश को, अंदर डालकर बिल्कुल पैक कर देते हैं। अब ये जब ये सारी चीजें जो पैक करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो ड्रम था बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, इसे इधर से उधर रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 4 मार्च को हुआ था, 5 से 6 मार्च इसको हो चुके थे। अब ये सोचते हैं कि इस लाश का अब करना क्या है। ड्रम इतना ज़्यादा भारी हो चुका है, 2 से 3 पैकेट सीमेंट के डाले जा चुके हैं, लाश को भी उसमें रखा जा चुका है। अब इतना ज़्यादा भारी सामान लेकर नीचे कैसे उतरा जाए, लोगों को क्या बताया जाए। अब इस चीज़ को लगभग 3-4 दिन और बीत जाते हैं। ये फैसला करते हैं कि काम करते हैं, सबसे पहले हम ना घूम के आते हैं, क्योंकि हमने अपने रास्ते का कांटा तो हटा दिया है, अब बाद में देखेंगे इस लाश का करना क्या है। एक घर के अंदर पति की लाश को छोड़कर वो फैसला करते हैं कि शिमला घूमने निकलते हैं, अपना हनीमून ट्रिप बना के आते हैं शादी से पहले का, क्योंकि काले जादू के जो शैतान है, जो मालिक हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद कुछ पैसे लेकर मुस्कान साहिल के साथ अय्याशी करने के लिए शिमला पहुंच जाती है। शिमला पहुंचकर ये खूब अय्याशी करते हैं, इधर उधर के पैसे उड़ाते हैं, मैसेजेस करते हैं, होली की विशेस एक दूसरे को दे रहे होते हैं। खुद अपने मरे हुए पति का फोन इस्तेमाल कर खुद उसी के घर वालों को, उसी के दोस्त को मैसेज करते कि हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। यहाँ पति ड्रम के अंदर बैठा हुआ है, उसकी लाश है, लेकिन बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करते हुए वही मैसेजेस अपने घर वालों को भेज रही है। अब होता क्या है, होता यूं है कि दुनिया की असलियत अब सामने आनी शुरू हो जाती है। शुरू इस तरीके से होती है कि पैसा खत्म हो जाता है। ये जो काले जादू वाली जो दुनिया है, ये जो भ्रम है, ये भ्रम का जो शीशा है चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर होने के बाद असलियत आता है कि जो पॉकेट में जो गांधी जी रखे थे वो तो खत्म हो गए। अब इस पैसे को कैसे अर्जित किया जाए, क्योंकि साहिल इतना कमाऊदार लड़का तो था नहीं, उसे तो अब तक अय्याशी करने की आदत थी मुस्कान के पैसों पर। अब
मुस्कान सोचती है कि एटीएम से किस तरीके से पैसे निकाले जाए। मुस्कान को पता था कि जो पति है उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। अब इस 6 लाख रुपए में अय्याशी की जा सकती थी, तो 6 लाख रुपए निकालने के लिए जब एटीएम में जाती है तो पैसे नहीं निकल पाते हैं। मुस्कान अपनी माताजी को कॉल करती कि मम्मी पैसे निकल नहीं रहे हैं साहिल के अकाउंट से, जरा बताइए कैसे पैसे निकाल सकते हैं। सौरभ के अकाउंट से पैसे निकल नहीं रहे हैं, जरा बताइए पैसे किस तरीके से निकल सकते हैं। माँ कहती है कि बेटी पति के साथ घूमने गई हो, तुम मुझसे पूछ रही हो, ये कौन सी जरूरत है, अपने पति से पूछो कि कैसे पैसे निकल सकते हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं। तब पहली बार मुस्कान कहती है कि मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आके आपको सारी चीजें बताऊंगी। अब जब पैसे खत्म हो जाते हैं, लाले पड़ने लगते हैं, तो भागे भागे अपने मायके पहुंचती है। मुस्कान अपनी माँ को गले लगाकर कहती है कि देखो, जिस तरीके से जो सौरभ और जो परिवार था, जो चाहता था कि शादी ना हो हम दोनों की, सौरभ के परिवार ने उसे मार डाला है, यहाँ तक कि मेरे गले पर चाकू भी रखा है और मुझे भी मारने की कोशिश की है। माँ का दिल तो माँ का ही होता है। माँ को लगता है कि बेटी बिल्कुल सती सावित्री है, बिल्कुल सच बोल रही है। माँ ने तुरंत फैसला किया कि बेटी के हक के लिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाके जाएगी और सौरभ के परिवार को सजा दिलवाएगी। इधर जो पिता हैं, इधर जो पिता के साथ जो उनके घर वाले हैं, पिता को शक होता है कि बेटी कुछ गलत बोल रही है, उसे हो सकता है कि चीजें गलत हों। पिता अपनी बेटी को स्कूटर पर बैठाते हैं और बीच रास्ते में ले जाकर स्कूटर रोकते हैं और पूछते हैं कि बेटी देखो, मुझे ना तुम्हारी बातों पर डाउट है, सच सच बता दो क्या चीजें, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे घर पर गया था तो मुझे कुछ बदबू आ रही थी, जो है सच बता दो, किसी को कोई कुछ खराबी नहीं होगी। तब पहली बार मुस्कान, 26 साल की मुस्कान रोते रोते कहानी बताती है कि किस तरीके से उसने अय्याशी के चक्कर में, नशे के चक्कर में, ड्रग्स लेने के चक्कर में और सिर्फ साहिल के साथ शादी करने के लिए उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। अब जब पहली बार पिता ये सारी चीजें सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि इस बेटी को जिस तरीके से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एक अच्छी संस्कार दिए, वो बेटी इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते किस तरीके की शैतान और हैवान बन चुकी है, कातिल बन चुकी है, उनके समझ से परे था। अब पहली बार खुद पिता, खुद माँ अपनी बेटी को ले जाकर थाने में सौंपते हैं और थानेदार के सामने, एसपी के सामने जो मुस्कान है बहुत सारी चीजें बताती हैं। बाकायदा हमारे पास एफआईआर कॉपी है, हमने कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दिया, आप भी जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मुस्कान ने सारी चीजें सबको बताई हैं। अभी जो सारी चीजें हैं ये इसलिए होती चली गई क्योंकि अक्सर जो सौरभ था वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, पैसे बहुत ज्यादा कमाता था, पैसों की कोई कमी होती नहीं थी। अब यहां पर जो मुस्कान अकेले रहते रहते उसके मन में शैतान घर कर गया। दोस्ती होती है उसके क्लासमेट से दोस्ती होते होते प्यार में तब्दील होता है। प्यार कुछ शारीरिक संबंध में बदल जाता है। उसे अपना पति खुद बोर लगने लगता है, एक ऐसा पति जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हर वक्त तैनात रहता था। उस पति की क्या गलती अगर तुम्हारी बीवी इस तरीके से किसी और के साथ संबंध बनाए और तुम्हें ही रास्ते से हटाने का फैसला कर ले। तो कुछ इस तरीके से ये जो मुस्कान है इसने अपने पति को ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश की। पूरी दुनिया को सोचा कि पूरी दुनिया को किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। लेकिन जब भ्रम टूटता है, काले जादू का भ्रम टूटता है, उस प्यार का जो उस प्यार में सिर्फ और सिर्फ पैसों की बदौलत था, उस प्यार में सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब था, उस प्यार में सिर्फ यह बताया गया था कि तुम्हारी मां स्वर्ग से निकलकर स्नैपचैट में तुम्हारी मां ने अकाउंट बनाया और डायरेक्ट स्वर्ग से तुम्हें आदेश दे रही है कि तुम्हें किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी है। उस लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी जो 28 साल का जो साहिल है, इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है कि 28 साल के पहुंचने पर भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि स्नैपचैट पर एक मरी हुई मां किस तरीके से उसे मैसेज कर सकती है। तब ये जब सारी चीजें खत्म होती हैं, भ्रम टूटता है, तो असली जिंदगी पता लगती है कि सलाखों के पीछे ही अगर आप ऐसा काम करोगे तो हमेशा जेल के अंदर ही चक्की पीसते नजर आओगे। तो इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी और जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक इसे पहुंचाते रहेंगे।